गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग को कुलम्स लॉ तक का लगभग जो डिस्कशंस में भी जो प्रॉब्लम्स आपने पूछा था हमने डिस्कस कर दिया था, सारा पढ़ा दिया था। अब हम कुलम्स लॉ से अब नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का हेडिंग बना लीजिए पहले आप लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, ये हमारा बेसिक है। हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके इसके डिफिनेशन की ओर ले चलेंगे, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको समझ में आएगा जैसे आप गौर करोगे। मान लो हमने लिखा कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और दोनों चार्ज के बीच का दूरी R है और मीडियम को जैसे हमने एयर ले लिया। तो अभी ये वाला कंडीशन तुमको सेम कुलम्स लॉ की तरह दिख रहा होगा कि कुलम्स लॉ में हम क्या करते थे, दो चार्ज लेते थे, दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखते थे और मीडियम एयर लेते थे। ठीक, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर फोर्स F एयर मीडियम में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो एयर मीडियम में फोर्स इतना निकलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब मान लो कि हमने दो चार्ज लिया Q1 Q2, दूरी को हमने R मान लिया। क्या मान लिया? R। और यहाँ एयर के जगह पर एनी मीडियम, मान लो कोई दूसरा मीडियम ले लिया, कोई भी मीडियम। तो आपको भी हम एक अंतर समझा रहे हैं, याद रखोगे पूरे थ्योरी में क्या बनेगा। जब मीडियम एयर लिखोगे, क्या लिखोगे? एयर। तो एयर मीडियम में एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट पूरा लिखोगे। समझ में आ रहा है ना? और एयर के अलावा दूसरा कोई मीडियम हो, कोई भी एनी मीडियम होगा, तो वहां किसी भी एनी मीडियम में एप्सिलॉन 0 ना लिख करके वहां एप्सिलॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। बोल, याद रहेगा ना कि अगर मीडियम एयर है तो वहां एप्सिलॉन 0, और एयर के अलावा अगर दूसरा कुछ मीडियम लिखते हैं तो दूसरा कुछ मीडियम में आप उसको एप्सिलॉन लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? एप्सिलॉन। ठीक, ये आपको आगे चल के हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। मैथमेटिकली वैल्यू न्यूमेरिकल बनाने में दोनों का सेम होगा, लेकिन बस एक लिखने का जरिया है, क्योंकि हम रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हम फार्मूला से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जिसको डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स भी। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पर एफ मीडियम कोई लिखेगा, एफ मीडियम कूलम्स लॉ के साथ अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। पक्का क्लियर हो गया? मतलब बच्चे कि एक हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और एक हमारा इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। एक फर्स्ट और एक क्या हो गया आपका? सेकेंड। इसमें कोई डाउट? अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो एफ एयर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बटा एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब तो जब इसको कट करेगा तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ जाएगा, और 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। यानी ये जो रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये ऊपर चला गया है और ये यहाँ। तो फाइनल रिजल्ट क्या है सॉल्व करके? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रख, ये जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट है यही हमारे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? के बराबर, या यही हमारे एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। और इसी रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक्स।
इसी को बोलते हैं बच्चा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपसे कोई पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो तुरंत हमने कहा था कि किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज करना और एयर के लिए एप्सिलॉन 0 यूज करना। अभी हमने पढ़ाया था कि किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज करना और एयर के लिए क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां रिजल्ट क्या आया है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के या एप्सिलॉन आर। इसी के या एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो कोई पूछेगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो आप जवाब दोगे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, बोलोगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। कोई पूछेगा कि किसी भी मीडियम के लिए, और ये कौन मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए। यानी आपसे भी पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तब जवाब दोगे रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। हम 2-3 बार बोल रहे हैं, तो वीडियो में नोट्स बनाने वक्त लिख लेना कि रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air। कोई दिक्कत, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। पक्का, कोई डाउट? चलो इतना को पहले नोट करो स्क्रीन पॉज करके। अब क्या बात करते हैं, सुनना, जो रिजल्ट आया है अभी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के और एप्सिलॉन आर, जो रिजल्ट आया है क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के या एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत? तो इन एसआई सिस्टम वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1, एसआई सिस्टम में k का वैल्यू 1 होता है, तो वैसी स्थिति में बच्चे एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी न्यूमेरिकल बनाने वक्त कभी भी कोई कंडीशन है, मैथमेटिकल वैल्यू इतना ही लेंगे, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। बात समझ रहे हो? ये न्यूमेरिकल बनाने वक्त मैथमेटिकल वैल्यू इतना ही लेते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 मीडियम जब कोई भी रहेगा तो वहां एप्सिलॉन और एयर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट यूज करिएगा, और ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक, अब बात करते हैं, क्या सुन लो, जब रिजल्ट आया है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के और एप्सिलॉन आर, तो बात उठता है कि इसका जो यूनिट होगा या डायमेंशन होगा वही यूनिट या डायमेंशन इसका होगा, और ये दोनों का रेशियो ही रिलेटिव परमिटिविटी बनाया है। तो कोई हमसे पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट या डायमेंशन क्या होगा, तो हम जवाब देंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर या के इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। क्यों? क्योंकि इट इज ड्राइव्ड ड्यू टू रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है, क्योंकि इसको दो ठो सिमिलर टाइप के क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो जब इसको दो सेम टाइप के क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाएंगे, इसलिए ना इसका यूनिट होगा ना इसका डायमेंशन होगा। पक्का? चलो अब इसको तुम नोट कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब बेहतरीन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात उठता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ठीक,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम तुमको एक कहानी याद करवाएंगे। हम तुमको पढ़ाए थे कि दो सेम नेचर में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। और दो अलग अलग नेचर में, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू में अट्रैक्शन होता है। याद रखिएगा, सेम में क्या होता है? रिपल्सन, और अलग अलग में क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक, तो बात उठेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आप गौर कर लो, आपसे मेरा क्वेश्चन है बस सिंपल, कि अगर प्लस क्यू चार्ज को यहां रख दे, ठीक, और माइनस क्यू चार्ज को अगर 200 मीटर दूर, यानी कि मान ले कि हाईवे पर ले जाके कहीं रख दे, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज को यहां रख दी दो, और माइनस क्यू चार्ज को बहुत दूर ले जाकर रख दी, 2-3 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दी, क्या वहां अट्रैक्ट होगा? बोलोगे नहीं। लेकिन प्लस क्यू है और इसके बगल में माइनस क्यू है, तो अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब कि हर एक चीज के अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का एक रेंज होता है। बात समझना, कि हर एक चीज के अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का एक रेंज होता है। तो वही कहा जाता है कि जितने दूर के रेंज के बीच में कोई दो चार्ज पार्टिकल के बीच या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितने दूर के रेंज के बीच में कोई दो चार्ज पार्टिकल के बीच या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, उतने दूर के रेंज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहा? यानी कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तुम जवाब देंगे कि पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तुम जवाब देंगे कि द फील्ड वैसा फील्ड जिसके अंदर क्या होता है, जितने रेंज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जितने रेंज के अंदर कोई दो चार्ज पार्टिकल या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर ले या कोई दो चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन कर ले। कोई दिक्कत? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखो, तो हेडिंग बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग बनाओ, ऐसे करके लिखो कि इट इज अ फील्ड in which charge particle experienced force of attraction or repulsion। चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन कर रहा हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत सारा बात इसमें पढ़ाना है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंटेंट जो टॉपिक जो दिया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का नाम ना हो के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंट्रो दे दिए। अब इसके अंदर जो पढ़ना है मेन, वो पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लो कि कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो हम बता रहे हैं, सुनना। सबसे पहले तुम दिमाग में रख लो, जो मैथमेटिकली हम समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किए हैं। किससे? ई से। और होता है फोर्स बाय यूनिट चार्ज, फोर्स बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले तुमको अंतर समझाते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज में। देखो, अभी तक जो तुम कूलम्स लॉ पढ़ रहा था कि हम बोलते थे कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, कुछ दूरी पे है, मीडियम, ऐसा बताते थे ना। तो यहाँ ये जो Q1 या Q2 है, ये पॉइंट चार्ज होता था। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब कि वह चार्ज जिसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वह चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कराएगा, ये वह चार्ज जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स का इफेक्ट लगाएगा। मतलब पॉइंट चार्ज का मतलब सिंपली समझ लें कि वह चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, मतलब उसका इफेक्ट महसूस हो रहा है, उसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और यहाँ इस Q नॉट को बोलते हैं, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, Q नॉट को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पूरा नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ Q नॉट का पूरा नाम जब दे दिया आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो आप यहाँ पर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात दिमाग में लगा लो कि Q नॉट का नाम जब हमने दे दिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या नाम दे दिया हमने? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप गौर करोगे, आपको दिखाई देगा
कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, तो पहले बात समझ लें कि इसका मैथमेटिकल मतलब है कि हमेशा 1 के बराबर होगा, यूनिट होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। दूसरा बात कि ये चार्ज के कारण जो फोर्स, इस चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो अपना इफेक्ट नहीं लगाता है, मतलब ये करेगा सर नेग्लिजिबल चार्ज, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक। और ये पॉइंट चार्ज मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वैसा चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं लगता है, सिंपल। और पॉइंट चार्ज वह चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर लगता है, ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट। तो गौर कर, तो बोलेगा कि ये सर जब आप ही ने पढ़ाया ये क्यू नॉट, ये क्यू नॉट जब 1 के बराबर है, ये क्यू नॉट किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो फिर सर जब ये क्यू नॉट 1 के बराबर होगा तो ये ई एफ के बराबर होगा, पक्का। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके से क्या है, फोर्स है। तो मैं पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके का फोर्स है जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। सबसे पहले समझ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि वैसा फील्ड जिसके अंदर कोई दो चार्ज पार्टिकल, मतलब सीधा समझ कि जितने रेंज के अंदर कोई दो चार्ज पार्टिकल या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर ले या फोर्स ऑफ रिपल्सन कर ले, उस पूरे रेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, पहले एक लाइन डिफिनेशन लिख ले फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख ले, इसका ये बोर्ड एग्जाम है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो लिख ले कि इट इज डिफाइंड एज electric force experienced, it is defined as electric force experienced inside the electric field due to unit positive test charge is said to be electric field intensity, अब समझ अच्छे से, मतलब गौर से देख ये 1 के बराबर है, EF के बराबर है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके का फोर्स है। मतलब हम सिंपल समझ के, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो बोलना मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान ले कौन फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई फोर्स आ रहा होता है, किसके कारण आ रहा होता है, तो क्यू नॉट के कारण, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण। अब हिंदी में फाइनल बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं बोलेंगे। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पक्का, अब तो 100% क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू F बाय Q नॉट, Q नॉट 1 के बराबर, E इक्वल टू F। उसकी यहां तक पहले जल्दी से नोट कर, अब बोल दिए, यहां तक नोट करो, एक बहुत बात बताना है, जल्दी नोट कर। नोट कर लिए। अब सबसे पहले पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट में लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर अगला पॉइंट में लिखो कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा किसी चार्ज के लिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। ये सब आप अपने भाषा में लिख लेना। वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन फील्ड का। उसके बाद प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस क्यू से बाहर की ओर होता है, इसे भी लिख लें। अगला कि माइनस क्यू चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव होता है,
ठीक है, प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ, माइनस क्यू के कारण अंदर, मतलब ये प्लस क्यू से दूर माइनस क्यू के पास, ये डायरेक्शन होता है। ठीक, यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, यानी यूनिट हो जाएगा, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन की बात कर ले, हम सब लिखते जा रहे हैं फटाफट, 12th के स्टूडेंट हो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, न्यूटन पर कूलम एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक, चलो इसमें कोई दिक्कत, प्लस क्यू से बाहर की ओर, माइनस क्यू से अंदर की ओर, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यूनिट होता है इसका, यूनिट होता है इसका न्यूटन पर कूलम, हो गया, यूनिट होता है आपका इसका न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, पक्का। प्लस क्यू से बाहर की ओर, माइनस क्यू से अंदर की ओर, वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन फील्ड का, सब बात बोल दी अच्छे से। स्क्रीन पॉज कर, जल्दी लिख, जो काम का लग रहा है लिख। चलो हेडिंग बना, we calculate electric field intensity at a point due to point charge. We calculate electric field intensity at a point due to point charge. बेसिक वही चल रहा है, बेसिक पहले पढ़ा लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। We calculate electric field intensity at a point due to point charge. और पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ये मान ले पॉइंट ए है और एक पॉइंट पी है, दोनों के बीच के सेपरेशन को मान ले आर, और ए पॉइंट पर मान ले कि एक चार्ज क्यू दे दिया। तो टॉपिक समझ कि मान ले ये पॉइंट चार्ज है, तो क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के कारण हमें इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको निकालने के लिए यहां पर हम मान लेते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिए हैं। पहले टॉपिक समझ ले कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग यही है कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। किसको रख दिया हमने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब देख कि एक चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू नॉट, और बीच का दूरी आर। तो जब हम फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ से, तो F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ पे ही बोलता है, कोई दिक्कत कि दो चार्ज है, दूरी है, लगा दी। अभी हम बाय डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चलेंगे, बाय डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनीशन से मैग्नीट्यूड में बना रहे हैं, तो E इक्वल टू क्या होगा, F बाई क्यू नॉट। अरे पढ़े हो ना भाई तुरंत। तो F के जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दें, तो F के जगह जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे, तो F के जगह वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या होगा कि पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं, फिर बहुत बात एक्सप्लेन करेंगे, पहले इतना नोट करो। इसलिए थोड़ा देख लेते हैं बार बार पीछे जाकर फिर कैमरा को सही से आ रहा है कि नहीं, पिक्चर क्वालिटी चला रहा है। नोट कर लिया होगा इतना। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो तुम लोग तो लिख लिया होगा जो कॉलेज लिखा है कि वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर क्यू इंटू वेक्टर आर कर देगा। ये या ये बात सेम। क्यों? देख, जब इसको तू मैग्नीट्यूड में लिखेगा तो फिर यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर क्यू इंटू आर, तो आर से आर कट के आर स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर ये रिजल्ट आ गया। तो ऐसे करके वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसी फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बहुत सारा बुक में के लिख देता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखे मिलेगा ई इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, पक्का 100%। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि जब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक, अब यहां पे हम तुमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी थोड़ा सा बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, सही से लिख लेना, बोल सही रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या बताना है हमको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो गौर से देख, कॉमन सेंस लगाना, तुम्हें समझ में आ जाना है, पक्का आ जाना है। कैसे? देख, तुमको बता दे कि तुम लोग को सेंटर ऑफ मास में पढ़ाए थे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ाए थे? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लैम्बडा से डिनोट करते थे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लीनियर, यहां पर लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्बडा से डिनोट करते हैं और लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई एल, यानी क्यू इक्वल टू लैम्बडा एल। पक्का? दूसरा, आप लोग को सेंटर ऑफ मास में पढ़ाए थे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहां बोलेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, वहां एम बाई ए होता था, यहाँ क्यू बाई ए, और इसको बोलेंगे यहां सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसके आगे का बात होगा कि रो, तो रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और रो इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। और रो को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बेसिक बात पहले आपको क्लियर हो गया। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? देख, इंटीग्रेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, E इक्वल टू, जैसे टोटल के लिए क्या लिखते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में क्या लिखते हैं? E इक्वल टू के क्यू बाई, मैग्नीट्यूड में क्या लिखते हैं? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? अरे बहुत गर्मी लग रहा है। अच्छा, इसको अगर वेक्टर में लिखते थे तो क्या लिखते थे? वेक्टर में अगर इसको लिखते थे तो क्या लिखते थे? E इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर।
के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। पक्का? इसमें कोई डाउट? समझ में आ रहा होगा? ठीक। अब स्मॉल के लिए अगर लिखा जाए तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के डी क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर लिख सकते हैं। बात समझने पर? ठीक। तो स्मॉल के लिए जब ऐसे लिख सकते हैं तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन। तो टोटल निकालने के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वक्त क्या लिखते हैं इसी टर्म को? देखो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एल, यानी लैम्डा स्मॉल है तो लैम्डा डी एल, यानी क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। यह फॉर्म भी तो लिखा मिल सकता है। पक्का? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे गौर करिए। तो बार बार वेक्टर में क्या लिखूंगा? वेक्टर में लिखना तो सिखाई दिए, समझ में आ ही गया। मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखना आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में लिखा ऐसे डायरेक्ट, हटा इसको। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? वैसे ही मान ले E इक्वल टू सरफेस के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन के को मान ले बाहर निकाल लेते, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट बाहर निकाल दे तो क्या लिख सकता है? इंटीग्रेशन सिग्मा, वहां डीएल की जगह डीए बाई आर स्क्वायर। सरफेस के लिए ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक वॉल्यूम के लिए लिखना होगा तो के इंटीग्रेशन रो डीवी बाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है? ये सब बात एकदम मेरे समझ पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। बहुत माइनस लेवल बात है, ऐसे एकदम पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। कोई डाउट? उसको लिख के हटाओ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग निकलवाएंगे। ठीक है, तो लिख के हटाओ, फिर आगे बात करते हैं।